राम जी, आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीईटी खातर होगी। पहला प्रश्न देखो भाई, के है हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने का काम किया है। उस छोरी का नाम बताना भाई, उस सुंदरी का नाम बताना जिसने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने का काम किया है। आदिति वर्मा, वर्षा जैन, सिन्नी सेट्टी या फिर आयुषी माथुर। इनमें तो वह कौन सी छोरी है जिसने अभी फेमिना का जो है खिताब जीतने का काम किया है। इससे पहले थोड़ा सा बैक में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा आपको। साल 2020 की बात है। 2020 के अंदर जो है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया पुरस्कार किसको मिला था, फटाफट बताइएगा। शाबाश। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया पुरस्कार, यह पुरस्कार किस शख्स को मिला था? 2020 की बात है। बड़ी चर्चा में छोड़ी रही थी हमारा हरियाणा की। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, तो आपने ध्यान रखना है वो कौन है। वो है मणिका श्योकंद। मणिका श्योकंद जींद जिले के उचाना विधानसभा के गांव की रहने वाली हैं। बाकी हालाबाद चंडीगढ़ है तो मणिका श्योकंद, ठीक है, मणिका श्योकंद। इसके अलावा एक और पुरस्कार अभी 2022 की बात करूं तो मिस इंडिया वीपीआर, मिस इंडिया वीपीआर की श्रेणी में जो है पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है खुशी नाम की एक लड़की है। और खुशी हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती है, तो याद रखना खुशी जो है वो हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखती है, ठीक है। मणिका श्योकंद बिल्कुल सही है। उसके बाद खुशी जो है हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखती हैं। 2020 में मणिका श्योकंद को जो है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया चुनी गई थी। इसके अलावा अभी चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज कौर संधू जो है वो 2021 की क्या चुनी गई है, हरनाज जो है मिस यूनिवर्स चुनी गई है, हरनाज संधू, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021। इससे पहले जो थी साल 2000 के अंदर जो है कौन चुनी गई थी, तो याद रखना आपने लारा दत्ता जो है वो सन 2000 के अंदर चुनी गई थी। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनने वाली तीसरी भारतीय है। तो हाल ही में कर्नाटका की रहने वाली जिसका नाम क्या है, सिन्नी सेट्टी, कर्नाटका की सिन्नी सेट्टी जो है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो कर्नाटका की सिन्नी सेट्टी ने जीतने का काम किया है। बस दो चार बात आपने याद रखनी है। सिन्नी सेट्टी को मिस फेमिना मिस इंडिया बनी है। इसके अलावा वीपीआर मिस इंडिया पूछ रहे तो हरियाणा के सोनीपत जिले की खुशी दैया मात्र 16 साल की उम्र में फेमिना जो है मिस वीपीआर मिस इंडिया बनी है वो, ठीक है। 2020 के अंदर जो है मणिका श्योकंद जो है वो क्या बनी थी, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी थी। हरनाज कौर संधू तीसरी भारतीय है जो क्या बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, हरियाणा में 134 ए की बजाय अब किस योजना के तहत बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। एक योजना थी हरियाणा सरकार के अंदर जो गरीबों के बालक जो है बीपीएल श्रेणी के बालक जो है उनको धारा 134 ए के तहत जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर एडमिशन दिया करते थे। लेकिन अभी वर्तमान की खट्टर सरकार ने इस योजना को अभी बंद कर दिया है और बंद करके एक और नई योजना शुरू करने का काम किया। उस योजना का नाम आपने बताना है। उत्थान योजना है, बंधन योजना है, बाल विकास योजना है या फिर चिराग योजना है। अगर आपने सीईटी की प्रैक्टिस करनी है तो लीजो ऐप के ऊपर जो हरियाणा का सीईटी प्रैक्टिस बैच सिर्फ 199 रुपया के अंदर है, जो कर मैं पढ़ाऊंगा हरियाणा के 14 टीचर लाइव पढ़ाऊंगे। तो याद रखना वो योजना कौन सी है, चिराग योजना है। और यह चिराग योजना कौन से विभाग की है, जो नो पूछ ले तो याद रखना आपने चिराग योजना जो है वो शिक्षा विभाग की योजना है। इस योजना के तहत वो काम किया जाएगा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने बालक जो है प्राइवेट में जाके एडमिशन ले सके हैं। और उसके बाद जो उसकी पेमेंट जो है पेमेंट कौन करेगी, तो उसकी पेमेंट हरियाणा सरकार करने का काम करेगी। बस इतने ध्यान रखना। चिराग योजना शिक्षा विभाग की योजना है। धारा 134 ए को खत्म कर दिया गया है और अभी कौन सी योजना शुरू कर दी, चिराग योजना शुरू कर दी। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने देने का काम करूंगा क्लास के तुरंत बाद। राज्य का कौन सा जिला शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य है, यानी हरियाणा प्रदेश का वो राज्य कौन सा जरा सबसे ज्यादा जो है मक्का जो है वो पैदावार हो है, ठीक है। ये नीति बिल्कुल सही नहीं है। सरकारी स्कूलों को एक तरह से खात्मे की कगार के ऊपर चली जाएगी अगर ये नीति कारगर होती है तो, ठीक है भाई। थ्योरी बैच सिर्फ 249 रुपए में चल रहा है सीईटी का 02 के नाम से, उसको अभी आप इनरोल कर सकते हो। मक्का रोहतक है, पंचकुला है, हिसार है, झज्जर है। हिसार में आपने एक चीज याद रखना, सर्वाधिक पशुओं वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक पशु हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाओ, तो याद रखना हिसार के अंदर पाए जाओ है खच्चर, झज्जर, ठीक है। खच्चर हरियाणा में सब तक अनेक पाए जाओ, झज्जर के अंदर पाए जाओ है। सबसे कम पशु याद रखना है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे कम पशु है, तो याद रखना सबसे कम पशुधन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो पंचकुला जिले के अंदर सबसे कम पशुधन पाया जाओ है। देखो एक जिला है हरियाणा का सिरसा जिला। सिरसा जिला बहुत सारी चीजों के अंदर आगे है। किस किस में आगे है, गेहूं में पहला नंबर है, कपास में सिरसा जिले का पहला नंबर है, खट्टे फलों के अंदर हरियाणा के अंदर सिरसा का पहला नंबर है, ठीक है। ऊंट
सबसे ज्यादा सिरसा में पाई जाओ है। गाय जो है वो सबसे ज्यादा सिरसा में पाई जाओ है। गेहूं, कपास, खट्टे फल जो है ये कड़ा पाई जाओ, सिट्रिक फल जो है ये कड़ा पाई जाओ है। तो ये हरियाणा का कौन सा जिला जो है वो सिरसा जिला है। इसके अलावा जो है एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, आड़ू, आड़ू भी हरियाणा में सिरसा में ज्यादा हो। आड़ू के अलावा चिक्कू, चिक्कू भी हरियाणा के अंदर सिरसा में सबसे ज्यादा हो। ठीक है, मक्का याद रखना, तो मक्का हरियाणा का कौन सा जिला जिसमें सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन हुआ है। भाई सैटरडे ने कोशिश करूंगा लेने की, अरना बार बार वो करे। ठीक है, तो याद रखना आपने मक्का जो है हरियाणा का पंचकुला जिला जो है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, मक्का हो है। इसके अलावा जो है बाजरा, चना, सरसों, तीन चीजें याद रखनी है, बाजरा, चना, इसके अलावा सरसों, या फिर इनके जगह एक और ऑप्शन में मिल जाए अपना मोटे अनाज। अगर ये चारों में से कोई भी ऑप्शन में आओ तो आपने काशी नगरी जिला भिवानी को चुनने का काम करना है। ठीक है, मोटे अनाज आ जाओ, बाजरा आ जाओ, सरसों आ जाओ। ठीक है, ये करे जाओ है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो हरियाणा का भिवानी जिला जो है, भिवानी जिले के अंदर ये सारी सारी चीजें पाई जाओ हैं। अगर मैं आम की बात करूं तो आम हरियाणा में सब तक गणे पाए जाओ, तो याद रखना है आम जो है यमुनानगर के अंदर सर्वाधिक आम हरियाणा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने याद रखनी। मक्का पंचकुला में सब तक गणा पाया जाओ। सिरसा के अंदर जो एक चीजें खातर सिरसा याद रखना है, आड़ू, चिक्कू, गेहूं, कपास, खट्टे फल, ऊंट और गाय के लिए सिरसा जिला पहले स्थान के ऊपर है, सब्जियों के मामले में भी। ठीक है, सबसे कम पशुधन हरियाणा के पंचकुला में पाए जाओ है। हिसार जिले में सबसे अधिक पशुधन पाया जाओ है, सबसे अधिक भैंस हरियाणा के हिसार जिले में पाए जाओ है। खच्चर, जज्जर, खच्चर, जर्जर नु याद रख सको। भिवानी जिले के अंदर क्या चीज पाई जाओ याद रखना, बाजरा, चना, सरसों, मोटे अनाज जो है ये हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक पाए जाओ है, तो भिवानी जिले के अंदर ये सर्वाधिक पाए जाओ। मक्का हरियाणा में खड़ा हुआ है। पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर सबसे ज्यादा मक्का हरियाणा प्रदेश के अंदर हो है। उत्तर भारत का पहला डॉग केयर सेंटर, तो उत्तर भारत का पहला डॉग केयर सेंटर जो है वो कड़ा खोला तो पंचकुला के अंदर खोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है खेल चोट पुनर्वास केंद्र, खेल चोट पुनर्वास केंद्र जो है वो हरियाणा में पहला कड़ा खोला गया, तो खेल चोट पुनर्वास केंद्र भी पंचकुला के अंदर खोला गया है। हरियाणा के अंदर अभी खेल अकादमी की घोषणा करने का काम किया था खट्टर सरकार के द्वारा, जब खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला नंबर आया था। तो खेल अकादमी जो है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर हरियाणा खेल अकादमी को खोलने का काम किया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए भाई, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना जो है इसके अंदर पहली बार पानी छोड़ने का काम कब किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल आप सभी ने बेरा 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। और जो जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई योजना जो है इसके तहत सिंचाई करने का काम कौन से राज्य जिले के अंदर किया जाओ, तो खास तौर पर जो जिला महेंद्रगढ़ जिला जो है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इसमें सिंचाई है, पानी छोड़ने का काम पहली बार कब किया गया था, तो याद रखना पहली बार जो है साल 1976 के दौरान, जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इमरजेंसी के दौरान पहली बार 1976 में जवाहरलाल नेहरू नहर जो है इसके अंदर पानी छोड़ने का काम किया था। गरिमा बेटा गलत उत्तर है, 1976 बिल्कुल सही है। तो जवाहरलाल नेहरू सिंचाई योजना के लिए आपने किस जिले को याद रखना है, तो इसके लिए किसको याद रखना, तो आपने महेंद्रगढ़ जिले के इसको आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। येर लैपिड पूछ रहे क्या 14वें प्रधानमंत्री किसके बने हैं, वो नाइजीरिया के हैं, वो इजराइल के हैं, या फिर वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं, या फिर वो कौन से देश के, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। येर लैपिड भारत का ये बहुत पुराना मित्र है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पुराना इतना भी नहीं कह सकते क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार जब हुआ करती थी तो उस दौरान जो है इस देश के प्रति तुष्टिकरण का भाव रखा जाता था कि क्योंकि मुस्लिम देश जो कहीं भारत से नाराज ना हो जाए। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने आकर के नीति बदली और इजराइल जो है भारत का अभिन्न मित्र जो है वर्तमान समय के अंदर है। जेरूसलम जो है वो इजराइल की राजधानी। ठीक है, येरूशलम जो है, येरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी है। इजराइल जो है यहूदी बहुल देश है। सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं, तो यहूदी लोग जो है इजराइल के अंदर रहते हैं। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो येर लैपिड जो है वो कड़ा के प्रधानमंत्री बने हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इजराइल की मुद्रा का नाम फटाफट कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को पता है तो, इजराइल की मुद्रा कौन सी है। ठीक है, हो जाएगा। और इजराइल और हरियाणा के बीच में सब्जी परियोजनाएं हैं, उनका याद रखना आपने बिल्कुल। यरूशलेम जो है यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल किसको माना जाता है, तो इसी को जो है यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल किसको कहा जाता है, तो यरूशलेम को। जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, सारे, इसलिए इसी के कारण जो है, इसी तरह सबसे पवित्र स्थल जो यहूदियों का कौन सा है, यरूशलेम जो है सबसे पवित्र स्थल है। छोटा सा देश है, चुगरदा मुस्लिम कंट्री जो है उनसे घिरा हुआ है, लेकिन आज तक जो इस बंदे ने कभी भी मात खाने का काम नहीं किया है इस देश ने।
भारत का कौन सा राज्य दवा फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जो दवा फैक्ट्री जो है, दवा फैक्ट्रियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? याद करिए, भारत के अंदर जो है 1991 के अंदर पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे और तब उन्होंने भारत के अंदर जो है आर्थिक उदारीकरण की नीति शुरू करने का काम किया था 24 जुलाई साल 1991 के अंदर। 24 जुलाई 1991 के अंदर भारत के अंदर जो है क्या शुरू हुआ था? तो याद रखना आपने, आर्थिक उदारीकरण। ये तारीख आपने याद रखनी है, सैकड़ों बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जा चुकी है। आर्थिक उदारीकरण 1991 के अंदर शुरू किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जबकि इसी सरकार में भारत के वित्त मंत्री कौन बने थे? तो याद रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो वित्त मंत्री बने थे इसी सरकार के अंदर। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी भारत का वो प्रधानमंत्री कौन सा है जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी रह चुका है? तो एकमात्र ऐसा शख्स जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष रह चुका है, राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1985 के अंदर, उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। तो उदारीकरण की जो नीति आई जो थी उसके तहत लाइसेंस प्रथा को खत्म करने का काम किया था। लेकिन अभी जो है दवा फैक्ट्रियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य याद रखना अपने, हमारा हरियाणा जो है वो पहला राज्य बना है। ठीक है, और ये जो योजना जो है ये शुरू करने का काम किस बंदे के द्वारा किया गया? तो हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री कौन है? तो श्रीमान अनिल विज जो है हरियाणा के गृह मंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है इसको घोषणा करने का काम किया गया है। तो दवा फैक्ट्रियों को ऑनलाइन लाइसेंस कौन जारी करेगा? तो हरियाणा करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो हरियाणा जो है नागरिक सुशासन सूचकांक, ठीक है, नागरिक सुशासन सूचकांक, नागरिक सुशासन सूचकांक के अंदर जो है याद रखना है हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो याद रखना नागरिक सुशासन सूचकांक के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो पहले स्थान के ऊपर हमारा हरियाणा है। ठीक है, नागरिक सुशासन सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो हरियाणा प्रदेश का है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के अंदर भी हरियाणा का स्थान बताइए शहबाज कौन सा है? क्राइम एंड क्रिमिनल, क्राइम एंड क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, तो इसके अंदर याद रखना आपने हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो याद रखना हमारा हरियाणा जो है पहले नंबर के ऊपर है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के अंदर। नागरिक सुशासन सूचकांक जो है वो याद रखना, उसके अंदर भी हरियाणा प्रदेश का नंबर कौन सा? तो उसके अंदर भी हरियाणा का पहला वो है। हरियाणा का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कब खोला गया? बताओ से बस। हरियाणा का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हरियाणा का पहला होम्योपैथिक, ठीक है, हरियाणा का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, याद रखना। बताओ शाबाश, हरियाणा का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोला गया? तो याद रखना अंबा नगरी, अंबाला के अंदर जो है हरियाणा का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, हो जाओगा, बिल्कुल सही है। नई सेंकल जो है उड़ की क्या है? इजराइल की मुद्रा है। तो 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। आर्थिक उदारीकरण की नीति इस देश के अंदर प्रस्तुत करी गई थी। लाइसेंस प्रथा को खत्म करने का काम किया गया था। दवा फैक्ट्रियों को ऑनलाइन लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है। नागरिक सुशासन सूचकांक में हरियाणा का पहला नंबर है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के अंदर हरियाणा का पहला नंबर है। हरियाणा प्रदेश का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अगर कोई आपसे पूछता तो याद रखना हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर वो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई जहां भी बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूं। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? वो जिला महेंद्रगढ़ हो सकता है, वो जिला सिरसा हो सकता है, वो जिला यमुनानगर हो सकता है, या फिर वो जिला सोनीपत हो सकता है। काकरोई सूक्ष्म विद्युत जल परियोजना, ठीक है, तो याद रखना है पश्चिमी यमुना नहर जो है, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर जो है इसको बनाने का काम किया गया है, इससे निकाल के पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, और इसकी जो पश्चिमी यमुना नहर जो है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम की नहर है। सबसे हरियाणा प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ताजेवाड़ा के ऊपर बांध बना करके 1987 में इसको जो है ताजेवाड़ा से जोड़ने का काम करा गया था। हरियाणा प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसको मुगल नहर के नाम से भी इस नहर को जाना जाता है। और ये जो काकरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना जो है इसमें बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी? तो 400 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन की क्षमता जो है काकरोई के अंदर। तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर जो है ये काकरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना। ठीक है, इसके अलावा जो है पवन ऊर्जा परियोजना हरियाणा के कौन से जिलों के अंदर है? पवन ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा जो है हवा से बिजली बनाने का चक्की वगैरह रख रहा है। तो पवन ऊर्जा परियोजना के तहत हरियाणा के किन किन 2 जिलों को चुनने का काम किया गया है? बताइए शहबाज। हाँ, बोलो शहबाज। पवन ऊर्जा परियोजना जो है याद रखना हरियाणा का PKL पंचकुला
और दूसरा जो है जीजीएम गुरुग्राम, ठीक है। पंचकुला और गुरुग्राम 2 जिले हैं हरियाणा के, जिनके अंदर जो है पवन ऊर्जा परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा लागू करने का काम किया जाएगा। पंचकुला दूसरे कौन सा है, गुरुग्राम के अंदर जो है ये लागू करने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर पश्चिमी यमुना नहर काकरोई सूक्ष्म विद्युत जल परियोजना है। हाल ही में किस भारतीय मूल के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? यह व्यक्ति भारत का रहने वाला है, यानी भारतीय मूल का है, और अभी जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका अध्यक्ष बना है। तो टी राजा कुमार है, M विजय शंकर है, RJ चतुर्वेदी है, या फिर D सिंह भामा है। इनमें से कौन सा बंदा है? 2-3 चीजें याद रखनी है। इसरो का चीफ फटाफट बताइए कौन है। इसके अलावा IB का चीफ कौन है? नीति आयोग जो है, नीति आयोग का CEO कौन है? नीति आयोग का CEO अभी हाल ही में बना है, वो बंदा कौन है? CBDT, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? इन सारे चीजों का जिक्र अपना हो चुका है, बिल्कुल सही है। टी राजा कुमार जो है वर्तमान समय में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रुप जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार जो है वो क्या बने? इसके अध्यक्ष बने हैं। तो फटाफट बताने का काम करिएगा, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? बोलो शाबाश, बिल्कुल सही है, एस सोमनाथ। इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ जो है वर्तमान समय में इसरो के क्या है? चीफ है। 15 अगस्त 1969 को भारत के बेंगलुरु शहर के अंदर इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। इसके बाद जो है अगला बताइए शाबाश फटाफट, नीति आयोग का कौन है? बिल्कुल सही है, परमेश्वरन अय्यर जो है, परमेश्वरन अय्यर जो है, इन्होंने किसका स्थान लिया? अमिताभ कांत का स्थान लेने का काम किया है। CBDT का कौन है? CBDT का कौन है? फटाफट बताइएगा शाबाश। CBDT का के सुमन बेरी उपाध्यक्ष है बेटा, इसके CEO नहीं है के सुमन बेरी, इतनी चीज आपने याद रखनी है। CBDT का बताइए शाबाश फटाफट कौन है? CBDT का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन? निधि CBDT का नितिन गुप्ता और IB के कौन है? तपन कुमार डेका जो है वो क्या है? IB के चीफ है, ठीक है। तो टी राजा कुमार जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं टी राजा कुमार। अच्छा, भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री फटाफट बताइए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है भारत के? वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो वो है स्मृति ईरानी जो है वो भारत की केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालयों के अल्पसंख्यक मामले जो है उनकी मंत्री हैं, ठीक है। अभी क्योंकि वो जो अभी एक मुख्तार अब्बास नकवी जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अतिरिक्त चार्ज किसको दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया। तो वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। इसरो के एस सोमनाथ है, IB के तपन डेका है, नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर है, CBDT के नितिन गुप्ता है, अल्पसंख्यक मंत्री हाल ही में कौन बनी है? श्रीमती स्मृति ईरानी, जो अमेठी से सांसद है, राहुल गांधी को हराने का काम किया था इस महिला ने। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला हॉकी टीम का कप्तान किसको बनाने का काम किया गया है? कॉमनवेल्थ गेम जो है याद रखना साल 1930 के अंदर जो है, जो देश कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम थे उन देशों के बीच में खेलों को लेकर के आपसी समझ बढ़े, इसके लिए 1930 के अंदर कनाडा एक देश है, कनाडा के अंदर जो है कॉमनवेल्थ खेल हुए थे 1930 के अंदर पहले। इसके बाद अंतिम खेल जो थे वो कब हुए थे? तो 2018 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंतिम कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2018 के अंदर, ठीक है। और जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम जो थे ऑस्ट्रेलिया के कड़ा हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड कोस्ट शहर जो है, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर के अंदर हुए थे, ठीक है। 2022 प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजन हुआ, तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम जो है इंग्लैंड का एक शहर है, शहर का नाम है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो है जुलाई 2022 के अंदर जो है 2022 के जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है वो खेले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका गांव उनका पैतृक गांव है और उसका नाम क्या है? सविता पुनिया, ठीक है। सविता पुनिया जो हरियाणा के सिरसा जिले के जो है जोधका गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, पैतृक गांव इनका जोधका है, वर्तमान समय में शायद हिसार रवा है। तो सविता पुनिया को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना अपने द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय
भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर जो उपाधि राहुल द्रविड़ को प्राप्त थी, वही उपाधि जो है किसको मिली है? तो याद रखना, भारत की महान दीवार के रूप में किसको जाना जाता है? तो सविता पुनिया को हॉकी के अंदर भारत की महान दीवार के रूप में जो है जानने का काम किया जाता है। याद हो जाएगा 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे, 2022 के कड़ा होंगे। तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के अंदर 28 जुलाई से शुरू होने का, अभी शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा में उद्योगों का विकास किस वर्ष के बाद जो है वो प्रारंभ हुआ था? यानी हरियाणा के अंदर औद्योगिक विकास जो है वो किस साल जो है शुरू हुआ था? ये चीज आपने बतानी है, फटाफट कमेंट करके बताइए। साल 1970, 1966 के अंदर, 1980 के अंदर, 1985 के अंदर, कि भारत के अंदर जो है उद्योगों का, हरियाणा के अंदर उद्योगों का जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? फटाफट बताइए। 1970 के अंदर जो है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स थे जिन्होंने क्या किया था? यूएन के अंदर हिंदी के अंदर भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। फटाफट बताइए शाबाश। 1985 के अंदर राजीव गांधी की सरकार ने एक योजना शुरू की थी, जिस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना जो है 1985 और 1986 दोनों आएगा इकट्ठा, तो 1985-86 के दौरान इंदिरा आवास योजना को शुरू करने का काम किया गया था। 1966 गलत उत्तर है। हरियाणा के अंदर औद्योगिक विकास जो है वो 1980 के अंदर प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो है 1980 के अंदर जो है औद्योगिक विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो 1980 के अंदर औद्योगिक विकास हरियाणा के अंदर प्रारंभ हुआ था। हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल के नए अध्यक्ष के रूप में, नए प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का काम किया गया है? गेल जो है भारत का सबसे बड़ा गैस संस्थान है, पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई करने का काम करता है। और ये गेल जो है याद रखना, इसके नए प्रमुख, नए अध्यक्ष जो है किसको चुना गया? लोकेश भारद्वाज, राजेंद्र त्रिपाठी, या फिर संदीप गुप्ता, या फिर मनीष धनखड़। तो याद रखना गेल के नए अध्यक्ष जो है किसको चुना गया है? तो संदीप गुप्ता जो है, संदीप गुप्ता को गेल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संदीप गुप्ता, याद हो जाएगा किसको चुना गया है? तो संदीप गुप्ता को गेल का पहला अध्यक्ष चुना गया है। चलो बाबा कर दो, एक शायर हो जाओ, शाबाश करो शाबाश। वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी, वो अपनाने और ठुकराने की अदा भी तेरी थी। वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी, वो अपनाने और ठुकराने की अदा भी तेरी थी। मैं अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगता? वो शहर भी तेरा था, वो अदालत भी तेरी थी। वाह, चलो भाई शाबाश। देखो तो संदीप गुप्ता जो है घेल के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। MSME राष्ट्रीय अवार्ड में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? MSME मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री बिरानी के सिस्टम बना, इससे फुल फॉर्म के है, ध्यान में है कोनी? तो MSME जो है इसके अंदर हरियाणा प्रदेश को याद रखना तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग वाला ओए सिस्टम है ये, ठीक है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो है उसके अंदर हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना हरियाणा को जो है तीसरा स्थान मिला है MSME के अंदर। नागरिक सुशासन सूचकांक के अंदर पहला स्थान मिला है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है वो पहला स्थान मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, राज्य के किस जिले में सॉफ्टवेयर निर्यात से संबंधित उद्योग के लिए हाईटेक हैबिटेट सेंटर की स्थापना करने का काम किया गया है? हरियाणा के सॉफ्टवेयर निर्यात आ गया, तो सॉफ्टवेयर निर्यात करोगे याद रखना हरियाणा की साइबर सिटी के अंदर होंगे, ठीक है। तो हरियाणा की साइबर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो गुरुग्राम जो है हरियाणा की साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है, ठीक है। भारत की साइबर सिटी कोई आपसे पूछता तो याद रखना, तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद को भारत की साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का नाम कभी भी चेंज हो सकता है, उसका नया नाम जो है भाग्यनगर रखने की वो है, ठीक है, भाग्यनगर, याद हो जाएगा। तो साइबर सिटी हरियाणा की गुड़गांव, भारत की कौन सी? हैदराबाद है। तो सॉफ्टवेयर निर्यात से संबंधित हाईटेक हैबिटेट सेंटर, इसके अंदर ही याद रखना विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी, विश्व के सबसे बड़ी जो है ग्लोबल सिटी का निर्माण याद रखना कड़ा किया जाएगा, तो गुड़गांव के अंदर किया जाएगा। विश्व शांति केंद्र की स्थापना, विश्व शांति केंद्र जो है, विश्व शांति केंद्र की स्थापना भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा का पहला, अगर पहला आ जाओ तो उस चीज को आपने जरूर पकड़ के बैठना भाई, पहला आ जाओ तो याद रखना हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम, तो हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम जो है म्यूजियम, ठीक है, हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम आपने याद रखना है, वो हरियाणा के कौन से इसके अंदर? तो याद रखना गुरुग्राम जो है, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला कैमरा म्यूजियम जो है वो स्थापित करने का काम किया गया है। अच्छा नो पूछ लिया, हरियाणा के अंदर म्यूजियम यानी संग्रहालय का शहर कौन सा है? तो जींद जो है, जींद को क्या कहा जाता है?
हरियाणा के अंदर संग्रहालयों का शहर कहा जाता है जींद को, ठीक है। संग्रहालयों का शहर किसको कहा जाता है, तो जींद को संग्रहालयों का शहर कहा जाओ है। अगर मैं बात करूं हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो ओमानंद सरस्वती संग्रहालय जो है, ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, ओमानंद सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। तो याद रखना ओमानंद सरस्वती संग्रहालय झज्जर जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा और हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। हरियाणा का एक जिला है, जिले का नाम है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर एक संग्रहालय है, जिस संग्रहालय का नाम क्या है, धरोहर संग्रहालय है। तो याद रखना, तो हैबिटेट सेंटर जो है वो कड़ा बनाया गया है। तो हरियाणा का गुरुग्राम जो है, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है हैबिटेट सेंटर बनाने का काम कड़ा करा गया है। तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ये चीज किया गया। हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम याद रखना आपने, एक गांव है गुड़गांव का जिसका नाम है चक्रपुर गांव के अंदर जो है ये शुरू किया गया है, ठीक है। तो जींद जिला जो है, जींद जिले को संग्रहालयों का शहर कहा जाओ है। याद हो जाएगा। हरियाणा की साइबर सिटी गुड़गांव, भारत की साइबर सिटी हैदराबाद, विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी 1008 एकड़ के अंदर इसका निर्माण गुड़गांव के अंदर किया जाएगा। विश्व शांति केंद्र जो है विश्व भारती के द्वारा गुरुग्राम के अंदर बनाया जा रहा है। हरियाणा का पहला कैमरा म्यूजियम गुरुग्राम के अंदर, म्यूजियम यानी संग्रहालय का शहर किसको कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, जिला झज्जर है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है याद रखना है, धरोहर संग्रहालय कड़ा है तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। किसको कह रहे हो भाई, गुरु शिष्य की दूरी खत्म कर दी, किसने कहने लग रहे हो भाई दूरी में अगर आए के कुकर पढ़ाऊं भी तो ना दूरी तो खत्म होगी यार। फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट लेने लग रहे हो, भी मेरे पे कसूर है, दूरी खत्म कर दी। प्रसिद्ध समाचार पत्र ज्योतिष जो है वो किस जिले से प्रकाशित करने का काम किया गया था, बताइए शाबाश। गर्मी है, पिछले 25 मिनट से लाइट नहीं है और बिल्कुल स्टूडियो चौगरदे से बंद हुआ है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो बताइए शाबाश, ज्योतिष नामक समाचार पत्र जो है वो कहां से निकालने का काम किया गया था। एक समाचार पत्र है जिस समाचार पत्र का नाम है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक समाचार पत्र जो है इस बंदे को किसने निकाला था, तो याद रखना इसको निकाला था लाला हरदेव सहाय ने, ठीक है। लाला हरदेव सहाय जो है इस बंदे ने ग्राम सेवक समाचार पत्र हरियाणा के कौन से जिले से निकालने का काम करा था, हरियाणा की स्टील सिटी जो है हिसार जिले से जो है ग्राम सेवक समाचार पत्र लाला हरदेव के द्वारा निकालने का काम किया गया था। बताओ शाबाश, इसका प्रश्न बताओ, इसका उत्तर। बिल्कुल सही है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला जो है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से जो है ज्योतिष नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, रेवाड़ी जिले से साल 1928 के अंदर ज्योतिष नामक समाचार पंडित प्रहलाद के द्वारा जो 1928 के अंदर हरियाणा के रेवाड़ी से जो है ज्योतिष नामक समाचार पत्र जो है इसको निकालने का काम किया गया था, ठीक है। याद हो जाएगा। आगे चले, अगला प्रश्न देखिए शाबाश। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। शहबाज शरीफ जो है कौन से पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, भारत श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या फिर म्यांमार है। श्रीलंका के अंदर आर्थिक हालात खराब है, म्यांमार के अंदर सैन्य शासन लगा हुआ है, बांग्लादेश के अंदर नहीं, तो सिर्फ एक देश बच गया, कौन सा, तो पाकिस्तान जो है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ जो है अपने तुरंत बाद दे दूंगा। किस हरियाणवी को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, स्पोर्ट्स फैन, ठीक है, स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से किस हरियाणवी को सम्मानित करने का काम किया गया है। कार्तिकेय शर्मा है, प्रदीप गहलोत है, अशोक प्रजापति है या फिर दीप गहलियान है। फटाफट बताइए। स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022, स्पोर्ट्स पर्सन ही फैन यानी जो बंदा खेलों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये अभी हाल ही में जो है हरियाणा से निर्दलीय राज्यसभा के उम्मीदवार चुन के गए हैं, ठीक है। राज्यसभा के अंदर हरियाणा की कितनी सीटें हैं, तो टोटल 5 सीटें राज्यसभा की है। और लोकसभा के हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 10 सीटें, 10 में से 2 एससी के लिए, अंबाला और सिरसा जो एससी के लिए आरक्षित है। याद रखना राज्यसभा की सीटों में आरक्षण नहीं होता। तो टोटल संसद के अंदर हरियाणा से कितने सदस्य चुन के जाते हैं, तो 15 जाओ है। उच्च सदन के अंदर पूछ ले तो राज्यसभा उच्च सदन है 5 है, निम्न सदन पूछ ले तो लोकसभा है। जो नु पूछ ले चेक पर्सन का उत्तर बताओ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हरियाणा से कितने लोग देश की संसद में जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, फटाफट बताइएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कितने लोग हरियाणा से जाते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको वो किया है, मेंशन किया है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भाई यह है PARVEEN_UDAAN
ITVN, ये है इंस्टाग्राम की आईडी, इस पर टैग कर दिए, देख लूंगा, ठीक है। तो कार्तिकेय शर्मा जो है हरियाणा के अंबाला जिले से संबंध रखते हैं। ITV नेटवर्क जो है इसके मालिक है, जो इंडिया टीवी वगैरह चैनल जो है इन्हीं के चैनल है। बिल्कुल सही उत्तर है ललित कुमार यादव। संसद पूछा है बेटा मैंने, संसद। कोई 2 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मैंने जिक्र किया है, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस आपकी कमजोर है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या है, याद रखना, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव हुए थे, अभी कार्तिकेय शर्मा और कृष्णलाल पवार जीते हैं। क्या आप में से किसी ने वोट दिया है? नहीं दिया किसी ने, क्योंकि वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव है वो। लेकिन लोकसभा के जो 10 सांसद चुने गए थे तो आपने वोट दिया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या है कि जहां प्रतिनिधि जनता के वोट के द्वारा, जिसकी उम्र वो भारत का नागरिक है, भारत के मतदाता सूची के अंदर उसका नाम दर्ज है, उम्र 18 साल से अधिक है, वो व्यक्ति जब अपने प्रतिनिधि को चुन करके जिस भी सदन के अंदर भेजता है तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। इबिब नितिन यादव 90 लिखने लग रहे हैं अंकल जी। संसद का जिक्र करें, मैंने विधानसभा का जिक्र कौन किया? तो संसद के अंदर जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कितने सदस्य चुने जाओगे? तो 10 चुने जाओगे। अप्रत्यक्ष यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कितने चुने जाओगे? 5 चुने जाओगे। कुल 15 चुने जाओगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कितने होंगे? तो 10 होंगे, ठीक है, बात समझ में आएगी। इबिब किसे करनी आई हो तो दोबारा और उदाहरण, आनंद भांगड़ इबिब 90 लिखा है। अरे लगदर सारे रत रामायण देखिए, सीता किसका बाप था? शर्म कर ले कि मैं तो थोड़ी बहुत, ठीक है। आकाशवाणी रोहतक जो है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताने का काम करिए। GMS भी 5 लिखा हुआ। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972, 1976, मई 1972, मार्च 1976, मई 1975। फटाफट बताइएगा। ऑप्शन बताइए शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश। ऑप्शन देख के बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। रमन, विकास लांबा। अब तक जिसने भी उत्तर दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबके उत्तर गलत है, क्योंकि आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन मैंने पूछा था 8 मई 1976, तो मई 1976 ऑप्शन में है नहीं। बी लग रहे हैं अनपढ़ आदमी, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। 72 नहीं भाई, 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन में था कौन, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा जनसंचार प्रबंध महाविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा जनसंचार प्रबंधक महाविद्यालय, हरियाणा जनसंचार प्रबंधक महाविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना हरियाणा का जो GGM है, यानी गुरुग्राम के अंदर जो है हरियाणा जनसंचार प्रबंधक महाविद्यालय जो कड़ा है गुड़गांव के अंदर है। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को करने का काम किया गया था। विश्व का पहला डुअल मोड वाहन जो है किस देश के द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया है? विश्व का पहला डुअल मोड वाहन जो है किस देश के द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया? चीन है, जापान है, भारत है, अमेरिका है। बताइए शाबाश। इस देश से जो है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हिंदुस्तान को, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग इस देश को। डुअल मोड जो है यो केकर्स का जो रेल की लाइन जो उसके ऊपर भी चल सका है। चाइना और जापान दो ऐसा करिश्मा कर सकते हैं, और ये काम किसी ने किया है। वो देश कौन सा? तो याद रखना सूर्योदय का देश जापान जो है, जापान ने इसको करने का काम किया है। अपना जो है जापान में एक बार हड़ताल हो गई थी जूतियां की फैक्ट्री में, कोई दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, जूते बनाने बंद नहीं करे, एक पैर के जूते ज्यादा बना दिए, ठीक है। यानी दाया बाया पैर राइट लेफ्ट हो तो राइट के जूते निरे बना दिए, तो एक पैर तो एक जूता तो बिका को नहीं। या फिर क्या करने लगे, जो 4, 5, 6 नंबर हो तो 5 नंबर के 6 नंबर के जूते बनाने लगे, बाकी जोड़ी बनाइए को नहीं। यानी जो है काम भी चलता रहा है, और उसके बाद जो काम भी प्रोडक्शन भी होता रहो, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा सा गलत दिशा में जाओ। जब मांग मान ली तो उसके बाद पूरा हो जाए। अपना क्या करेंगे, सबसे पहले रेल रोक देंगे, रोड रोक देंगे, सरकारी संपत्तियां में आग ला देंगे। तरीका सीखना चाहिए हड़ताल का, कम से कम जापान से, इस देश की प्रॉपर्टी है ये। तो विश्व का पहला डुअल मोड वाहन जो है याद रखना वो जापान के द्वारा शुरू करने का काम किया गया है।
हरियाणा के किस गांव के दीपक ने 17,352 फीट की ऊंची चोटी फ्रेंडशिप पीक जो है उसके ऊपर फतेह करने का काम किया है? तो हरियाणा का जो फ्रेंडशिप चोटी जो है, याद रखना, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर 17,352 फीट की एक ऊंची चोटी है, जो कौन सी श्रेणी के अंदर है? हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ये चोटी है। और इस चोटी का जो दीपक जो है, दीपक ने इसके ऊपर मात्र 2 किलो का जमींदार है। इसका पिता जो है, याद रखना, वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के समेण गांव का बेटा है। ठीक है, फतेहाबाद, फतेहाबाद जो है हरियाणा के जो है फतेहाबाद जिला जो है, इसका एक गांव है, समेण गांव है। तो उसके अंदर जो है दीपक जो है फ्रेंडशिप पीक के ऊपर चढ़ने का कौन चढ़ा? तो याद रखना है दीपक फतेहाबाद का। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने तुरंत दे दूंगा। हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग ने किस वर्ष नाहर सिंह पैलेस को हेरिटेज होटल का दर्जा देने का काम किया है? तो नाहर सिंह पैलेस जो है, याद रखना, कड़ा है तो हरियाणा का जो फरीदाबाद का जो वल्लभगढ़ जो है, ठीक है, वल्लभगढ़। और अभी वल्लभगढ़ जो है, वल्लभगढ़ का नाम हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया? तो बलरामपुर करने का काम कर दिया। ठीक है, बलरामपुर जो है या फिर बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह पैलेस है। तो राजा नाहर सिंह ने ऐसे मान्यता है कि 1739 के अंदर जो है इसका क्या करवा था? इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू करवाने का काम किया था 1739 के अंदर। हरियाणा प्रदेश के पर्यटन मंत्री कोई आपसे पूछता तो हरियाणा के पर्यटन, वन और शिक्षा मंत्री कौन है? तो कंवरपाल गुर्जर जो है वो, याद रखना, हरियाणा के वन, पर्यटन और शिक्षा मंत्री हैं। यमुनानगर के जगाधरी जो है, जगाधरी विधानसभा सीट से वो वर्तमान समय में क्या है? तो विधायक है। ठीक है, बल्लभगढ़ या फिर बलरामपुर। तो फटाफट बताने का काम करिए, किस वर्ष जो है इसको हेरिटेज के अंदर स्थापित करने का काम किया था? जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। ये वही राजा नाहर सिंह है जिसको अंग्रेजों के द्वारा 9 जनवरी 1858 को लाल किले के बिल्कुल सामने एक चौक पड़ता है। चौक का नाम क्या है? चांदनी चौक। धोखे से जो है इनको चांदनी चौक अंग्रेजों ने बुला करके कैद कर लिया और उसके बाद जो है 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक के अंदर क्या कर दिया था? फांसी पर लटकाने का काम कर दिया था। और जिस समय इनकी उम्र जो थी फांसी के ऊपर जब इनको लटकाया गया तो मात्र 33 साल की इनकी उम्र थी। अंग्रेज इनसे बहुत ज्यादा डराया करते, 33 साल थी। और इनका एक सेनापति था, सेनापति का नाम आपने याद रखना, भूरा वाल्मीकि जो है, भूरा वाल्मीकि। राजा नाहर सिंह के सेनापति का नाम कोई आपसे पूछता है तो भूरा वाल्मीकि जो है वो राजा नाहर सिंह के क्या हुआ करते थे? सेनापति थे। मात्र 33 साल की उम्र में जो है वो इनको अंग्रेजों ने शहादत कर दी थी, यानी मारने का काम कर दिया था। साल 2003 के अंदर जो है हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग जो है, पर्यटन विभाग ने जो है इसको अपने किस में लिया था? अस्तित्व के अंदर लेने का काम कर दिया था। जापान की मुद्रा क्या है सर? जापानी येन जो है, जापान की मुद्रा। ठीक है, जापानी येन, जापानी येन जो है जापान की मुद्रा है। अभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम क्या है? शिंजो आबे। शिंजो आबे जो है, शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जिसका नाम क्या है? पद्म विभूषण पुरस्कार देने का काम किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है शिंजो आबे को। अभी जापान के नए प्रधानमंत्री जो है, फटाफट बताइए शाबाश, कौन बने हैं? पद्म विभूषण इनको दिया गया है। जापान के वर्तमान समय में नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऐसा नाम, फूमियो किशिदो। ठीक है, तो 2003 के अंदर याद रखना आपने, 2003 में हरियाणा के पर्यटन विभाग जो है राजा नाहर सिंह पैलेस को होटल का दर्जा दे दिया था। 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक के अंदर फांसी दे दी गई थी। भूरा वाल्मीकि इनके क्या थे? सेनापति थे। बल्लभगढ़ का वर्तमान नाम बलरामपुर है। और इसी के अंदर राजा नाहर सिंह पैलेस, हरियाणा सरकार के वन, शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। जापानी येन जापान की मुद्रा है। 1739 के अंदर जो है इस किले का निर्माण शुरू किया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोंकल, निधि देसाई, प्रीति अग्रवाल या फिर सरिता देशमुख, किसके द्वारा जो है ये जीता गया है? तो फटाफट बताने का काम करिएगा। 2021 का गैलेक्सी पुरस्कार फटाफट बताइए शाबाश। 2021 का गैलेक्सी पुरस्कार बिल्कुल सही है, कर्नाटका की रहने वाली है। शायद कंफर्म नहीं हूं, लेकिन निकिता सोंकल जो है, निकिता सोंकल को जो है गैलेक्सी अवार्ड 2021 से सम्मानित करने का काम किया गया है। निकिता सोंकल। हरियाणा के किन 2 शहरों को मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी शहर बनाने का काम किया जाएगा?
कहने का मतलब क्या है कि मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी शहर का मतलब क्या है कि यहां पर इस शहरों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है, इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करने का काम किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसका स्टार वगैरह जो भी अपना बनाना कि मैं बना लो, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना है फरीदाबाद और गुड़गांव, जींद और रोहतक, सिरसा और फतेहाबाद, या फिर हिसार और पंचकुला। बताइए शाबाश वो कौन से 2 शहर है जिनके अंदर ये निर्माण का काम किया जाएगा? गुरुग्राम, फरीदाबाद, और एक जिला है हरियाणा का पाणिनी नगरी पानीपत। नकली सूत का सबसे बड़ा विश्व का केंद्र है। ये जो जिले जो है 3 जिले, इन 3 जिलों को जो है किस रूप में स्थापित करने का काम किया गया? तो याद रखना है निर्यात हब, ठीक है। निर्यात हब के रूप में हरियाणा सरकार इनको बनाने का काम करेगी, ठीक है। 3 जिले हैं, 3 जिलों को किस रूप में हरियाणा सरकार जो है वो निर्यात हब के रूप में 3 जिले जो है इनको करने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो वो जिले कौन से? जींद तो नहीं हो सकता, फरीदाबाद और गुड़गांव। और ये फरीदाबाद और गुड़गांव 2 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के 2 जिले हैं ऐसे, इन 2 जिलों को जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है, ठीक है। हरियाणा का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है कौन से जिलों के अंदर लगाया जाएगा? तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है फरीदाबाद और गुड़गांव जो है, इन 2 जिलों के अंदर जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने का काम फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अपने याद क्या रखना है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत को हरियाणा सरकार आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के ऊपर केंद्र सरकार 75 जो जिले हैं उनको स्थापित करेगी। तो गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत को शामिल करने का काम किया गया। तो 2 जिले ऐसे हैं। भाई हिम्मत इंसान को कदे भी नहीं हारनी चाहिए। देखो अभी जो 40+ के हो रहे हैं, बयान नहीं होता तो सीखना चाहिए पंजाब के सीएम भगवंत मान से। 48 साल की उम्र में बाजी मार गया, 48 की उम्र में। गुरप्रीत कौर है, उनसे शादी करी है 32 साल की उम्र में। वह 32 साल की है, गैप कितना हो गया? 16 का पाड़ा पड़ दिया। 16 दूनी 32, 16 48, 16 साल का गैप है। 32 साल की, 48 साल का। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री, उम्र 53 साल। काम क्या करा? इस व्यापक कन्यादान का काम करा है। हरियाणा भी पागल है बेचारे, उसने के हो और 80 ने ट्रोल करने लगे बोले भगवत मान का ब्याह में बोले बाती बोले और 80 जाओगा बोले। ऐसे बेवकूफ आदमी है, इसे बस है ट्रोल कर दिया बेचारा। यार को अच्छा काम कर तो ना ट्रोल करो उसने। 53 साल का अरविंद केजरीवाल, 48 साल का भगवत मान, 32 साल की गुरप्रीत कौर, 16 साल इनका गैप हो गया। क्या मामला है क्या तो बताऊं? यो अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिया, कन्यादान की रस्म कर ली। आज अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और भाभी गुरप्रीत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे लगदर पहले तो कन्यादान दे दिया। तेरी 53 साल, इसकी 32 साल, इतनी छोटी फिर भी भाभी को है। लाला जी चालक होनी है बात है। जनता जवाब मांगेगी कि 32 साल की ने केजरीवाल भाभी क्या तक है। देख लियो जो नहीं जिक्र तो। हाँ, हरियाणा के अंदर इसकी शादी हुई है। पिहेवा कुरुक्षेत्र की रहने वाली है, MBBS डॉक्टर है पिहेवा। तो याद रखना गुरप्रीत कौर कड़ा की है, पिहेवा की रहने वाली है, ठीक है। तो फरीदाबाद और गुड़गांव हरियाणा के पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कड़ा कड़ा लागेंगे, फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर लागेंगे, ठीक है। तो यो एक बार बन दे मोर्चा मर गया, मरला 2 बार बन लिया। ताऊ खट्टर ताऊ जमा नहीं सोचता इस बारे में। अहीरों के द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख राग कौन सा है? अहीरों के द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख राग कौन सा है? अरे शर्म तो कौन यार, 433 जन लाइक रखे और देखने लग रहे हैं 890। बाकी ये कंजूस लोग कहां से चल के आते हैं? ऐसी क्या गलती होगी रहा कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं? कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं? तुमको देख नहीं सकते कई दिन से, क्या ये सजा काफी नहीं? वाह, ठीक है। तो अहीरों के द्वारा गाया जाने वाला जो है वो राग कौन सा है? पीलू राग है। और ये किसका हिस्सा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है इसका हिस्सा है ये पीलू राग जो है किसका हिस्सा है? तो हिंदुस्तानी
शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है पीलू राग। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। तो जो है अहीरों द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख राग कौन सा है? पीलू राग है अहीरों के द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख राग। राज्य में डोला महोत्सव किस सिख गुरु की स्मृति के अंदर मनाया जाता है? गुरु अर्जुन देव वो व्यक्ति थे जो सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने जो है गुरुवाणी को संकलित करने का काम किया था। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। ठीक है, तो गुरु रामदास शायद 4थे गुरु थे, जिन्होंने अकबर को जिनके किया था भूमि दान में देने का काम किया था। उसकी भूमि के ऊपर जो है रामदासिया नगर बना था। ठीक है, रामदासिया नगर। और आज जो है वही रामदासिया नगर जो है वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी रामदासिया नगर को अमृतसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामदासिया नगर को 400 बीघा भूमि जमीन में दान में देने का काम किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और 5वें गुरु की हत्या करने का काम किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करने का काम किया था। गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है किसने की थी? जहांगीर जो है जहांगीर के द्वारा 5वें गुरु की हत्या की गई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है किसके द्वारा करी गई थी? औरंगजेब जो है औरंगजेब के द्वारा जो है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करने का काम किया था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो है याद रखना है, वो दिल्ली जाते समय एक गुरुद्वारा है हरियाणा प्रदेश का, उस गुरुद्वारा का नाम क्या है? लाखन माजरा। तो इस स्थान के ऊपर रुके थे रोहतक के गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर, और उनकी याद के अंदर जो है सिख कम्युनिटी के द्वारा नु पूछ ले डोला महोत्सव जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखना है डोला महोत्सव जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो भी आपने याद रखना है सिख जो सॉरी कौन मनाता है? तो राज्य में सिख जो संगत है वो इसको मनाने का काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन करने का काम किया गया है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी जो है इनके नाम के ऊपर जो है सड़क शुरू करने का काम किया गया? गुजरात, असम, राजस्थान या फिर सिक्किम? बताओ शाबाश। एक आदमी दोरी मार पड़ जाए हमारा हरियाणा में, सकल तो इसी बूंदी ले रहा है, चमगादड़ वर्गी लव मैरिज हो को नहीं, अरेंज मैरिज बेरोजगारी को नहीं होने देंदी भाई, नौकरी को नहीं करा, क्या करे बेचारा? फिर गाने गाओगा बैठा बैठा, चलते यूं ही रुक चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, क्या यही प्यार है? बैठे बैठे यूं खो जाता हूं, क्या यही प्यार है? एक बुढ़ा सुना था, बोला बेटा प्यार को नहीं कमजोरी है, इसका इलाज करवा ले बढ़िया डॉक्टर पे। सिक्किम भारत का वो राज्य है जड़ा के किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर जो है सड़क का उद्घाटन करने का काम किया गया। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य है? भारत का वो राज्य सिक्किम है जड़ा नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर सड़क का उद्घाटन करने का काम किया गया। सिक्किम का एक छोटा सा नगर है, उसको सिक्किम के अंदर एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या है? नाथुला दर्रा। ठीक है, दर्रा के वो है पहाड़ जो है, पहाड़ को बीचों बीच का रास्ता जो है दर्रा को वो है नाथुला दर्रा। किस किस को जोड़ने का काम करता है? भारत व चीन को जोड़ने का काम करता है। नाथुला दर्रा सिक्किम से होकर के गुजरता है। ठीक है, नाथुला दर्रा भारत और चीन। ठीक है, पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था इस सड़क का नाम, अब मोदी के नाम के ऊपर इसका नाम कर दिया। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ अपने क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम क्वालिफाई करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी को तैयारी करने के लिए हरियाणा सरकार कितने लाख रुपए देने का काम करती है? बताओ शाबाश। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम जो है इनके अंदर हरियाणा प्रदेश का जो भी खिलाड़ी जो है क्वालिफाई करेगा उसको कितने रुपए देगी? 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए? फटाफट बताइए। ओलंपिक गेम जो है ओलंपिक खेलों के अंदर जो है याद रखना है ओलंपिक खेलों के अंदर जिस भी खिलाड़ी का सिलेक्शन हो जाता है, जो खिलाड़ी क्वालिफाई कर जाओ है, तो उसको हरियाणा सरकार याद रखना कितने रुपए दे? तो पहले तो दे 5 लाख रुपए दे तैयारी खातर, उसके बाद में 10 लाख रुपए दे, तो टोटल कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करा है? तो टोटल 15 लाख रुपए जो है वो ओलंपिक में हरियाणा सरकार देने का काम करा है। लेकिन उरे के पूछने लग रहा है भाई, उरे यूं पूछा है बंदा कि एशियन और कॉमनवेल्थ गेम जो है इनमें कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करा है? 1 लाख उत्तर गलत है, तो याद रखना। बताओ शाबाश। तो 2.5 लाख रुपए जो हरियाणा सरकार तैयारी खातर जो है एशियन और कॉमनवेल्थ गेम खातर कितने रुपए दे हरियाणा सरकार? तो 2.5 लाख रुपए जो है हरियाणा सरकार तैयारी के लिए इन लोगों को खिलाड़ियों को देने का काम करती है। ठीक है, 2018 के अंदर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, 2022 के अंदर खड़ा होंगे, तो 2022 के अंदर बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। ठीक है, और जो गोल्ड कोस्ट के अंदर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसके अंदर फटाफट बताइए भारत ने कितने पदक जीते थे 2018 के कॉमनवेल्थ गेम के अंदर? तो याद रखना भारत ने टोटल जो है इसके अंदर
66 पदक जीतने का काम किया था, जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 66 पदक भारत ने जीतने का काम किया था। और कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर हरियाणा प्रदेश के टोटल 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 38 में से जो है पदकों की संख्या कितनी थी, हरियाणा ने कितने पदक जीते थे, तो याद रखना हरियाणा प्रदेश ने 22 पदक जीतने का काम किया था। ठीक है, यानी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम भारत ने टोटल 66 जीते थे, हरियाणा के 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 38 में से पदक कितने लोगों ने जीतने का काम किया था, तो याद रखना 38 में से जो है 22 लोगों ने जो था पदक जीतने का काम किया था। कॉमनवेल्थ खेलों में जो इनाम जीता है उसके लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए दे, बताओ शहबाज। कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर जो पार्टिसिपेंट करता है, जो पदक लेके आता है, तो उनको कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है, फटाफट बताइए। जैसे ओलंपिक के अंदर 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए देने का काम करती है, इसी तरह से कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर जो है पदक लाने पर हरियाणा सरकार कितनी इनामी राशि देने का काम करती है कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर, फटाफट बताइएगा। $1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख ये दिए गए थे अंतिम बार 2018 वालों को। ठीक है, 2018 वालों को अंतिम बार ये दिए गए थे। उसके बाद अगर बढ़ा दिए हो तो 1.5 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 75 लाख, और जो ब्रॉन्ज मेडल जो है, ब्रॉन्ज मेडल को 50 लाख रुपए। 2018 के इन लोगों को मैं 2018 की बात कर रहा हूं। 2018 के अंदर जो है कॉमनवेल्थ खेलों की बात करूं तो कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर जो है 1.5 करोड़ रुपए, 75 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ये हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम किया गया था। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ और एशियन खेलने की तैयारी खातर हरियाणा सरकार कितने रुपए देव है, तो वो कितने देव है, 2.5 लाख रुपए। भाई ये अगर नई घोषणा हुई तो मेरे माइंड में है कोई कदे काम का करे हो, यानी कॉमनवेल्थ 2018 वालों को इतने इतने रुपए देते थे, शायद बढ़ा दिए होंगे तो मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार गूगल में चेक कर लेना। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए जो है एशियन और कॉमनवेल्थ को तैयारी खातर देव है, और ओलंपिक खेलों खातर 5 लाख और 10 लाख यानी 15 लाख रुपए देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, राज्य में गोगा पीर को किस रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में गोगा पीर जो है इसको स्वीकार करने का काम हरियाणा के अंदर जो है स्वीकार किया जाता है, तो फटाफट बताइए। रोहित चरण सप्रश आशीर्वाद, परम सौभाग्यवती भव और अछोरा था, बताओ शाबाश। गुग्गा, गुरु गुग्गा, जाहिर पीर, बागड़वाला पीर या सभी, तो ये सारे के सारे इन तीनों रूपों में हरियाणा के अंदर जो है गोगा पीर को जो है स्वागत करने का काम इन तीनों रूपों के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो सभी उपरोक्त सभी जो है ये उत्तर हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन जो है कौन से देश के अंदर शुरू करने का काम किया गया है, बताओ शहबाज। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन किस देश के अंदर शुरू करने का काम किया गया है, चीन, जापान, भारत या फिर अमेरिका। अपना देश तो हो ही नहीं सकता, चीन या जापान, इन दोनों में तो उसका जरा भी टेक्नोलॉजी नहीं आओगी। मिचिया खड़े हैं ये कर सका है काम, जापानिया के बीच आंख है, तो याद रखना चीन जो है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन जो है वो शुरू करने वाला जो है कौन सा देश बन गया है, चीन बन गया है। सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन जो है चीन के अंदर शुरू करी गई है। आपने एक एक्सप्रेस शुरू करी गई थी, तेजस एक्सप्रेस शुरू करी गई थी, 2600 रुपये भाड़ा था, मेरे याद आ उसका 2600 रुपये भाड़ा जब पहला उसमें बताओ, और वो उससे जिस रूट पर चली थी नॉर्मल भाड़ा उसका 600 रुपये था। 2600 रुपये कौन लाके बैठेगा, अमीर आदमी बैठा, गरीब आदमी तो 6 साल में जाओगा ट्रेन में नॉर्मल में। जब वह ट्रेन आई नहीं, सीटा के कवर पैड रखे थे, हेडफोन पैड रखे थे, लोगों ने पूछा क्या कारण, बोले 2600 के पूरे करने। अरे लगदर मरे, पूरे तो कम से कम इतना बढ़िया खाना, एसी, शीशा में को नजारा देखता जा उड़े हो गए थे, लेकिन मानसिकता अलग है। सेंटर कराया था एक बार अपने 12 मेरा 4500 ग्रैंड 4000 फीस आ गई, बेंचा ही पलाई पैड देंगे, हमारा क्या था बड़ा बोलिया जी 4500 के पूरे करने। अरे काका पढ़ के कर ले पूरे, तो ये तो मड़ा यूट्यूब पर जोर कौन चलता, नहीं तो उरे भी पूरे कर ले बजाणु मास्टर फ्री मौक रहा है। हाँ बहुरे भी अपेक्षा रखे जाणु कि मैंने कि मिल जाए, और नहीं तो हो जाणु मास्टर स्वाद दे के जाता रहो रोज बस, या इच्छा है। तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन चाइना के अंदर शुरू करने का काम किया गया है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान में अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने का काम किया है, बताओ शाबाश। दीपक पुनिया के द्वारा जो है अंडर 30 किर्गिस्तान के अंदर जो है अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर एशिया के देशों ने भाग लेने का काम किया था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना खातर, इसमें प्रश्न आया का है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। ठीक है, 2022 इसके अंदर देखो भारत, अपना देश जो है याद रखना है, भारत जो है
टोटल कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 5वां स्थान रहा है। पहले नंबर के ऊपर कौन रहा? तो पहले नंबर के ऊपर जापान पहले नंबर के ऊपर रहा। ठीक है, भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक भारत ने जीतने का काम किया है। 17 में से जो है एकमात्र स्वर्ण पदक, एकमात्र गोल्ड मेडल जो है किसने जीता है? हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव के बेटे रवि दहिया जो है, रवि दहिया ने एकमात्र जो है इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश के पदकों की संख्या कितनी है, तो हरियाणा ने जो है 13 पदक सर्वाधिक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीतने का काम किया है। ठीक है, टोटल 13 हरियाणा ने जीतने का काम किया है। तो दीपक पुनिया के द्वारा किर्गिस्तान के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो उसने कांस्य पदक जीतने का काम जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जो है किसके द्वारा किया गया है? तो दीपक पुनिया के द्वारा किया गया। ठीक है, रवि दहिया ने जो है 57 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर जो है, ठीक है, तो 57 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर जो है रवि दहिया ने एकमात्र जो है वो गोल्ड मेडल इस कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जीतने का काम किया। ठीक है, तो याद रखना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का है तो किर्गिस्तान के अंदर आयोजित हुई थी। पहले नंबर के ऊपर कौन सा देश रहा है? जापान रहा है। भारत का नंबर कौन सा है? 5वां है। भारत के पदकों की संख्या कितनी है? 17 है। जापान के शायद 21 है, गणा फर्क को नहीं। ठीक है, भारत के पदक 17 है। एकमात्र स्वर्ण पदक रवि दहिया हरियाणा के रहने वाले हैं। जापान ने 21 जीते हैं भाई, इनोसेंट अमन 21। ठीक है, रवि दहिया जो है एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट है इस प्रतियोगिता के। हरियाणा ने जो 17 में से कितने पदक हरियाणा का बांटा है? तो याद रखना हरियाणा ने जो है 17 पदक अभी वो करे हैं। विक्रम सिंह, मेरा कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है, मैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर में खड़ा है कौन पढ़ांदा हरियाणा में। ठीक है, किसका वास्तविक नाम मधु शर्मा है? ठीक है, यानी मधु शर्मा, इनमें से मधु शर्मा किस त्योहार का वास्तविक नाम है? दीपावली, ओणम, तीज या फिर नाग पंचमी? फटाफट बताइएगा, मधु शर्मा जो है किस त्योहार का नाम है? खबर ही बता रहे, बताइए शाबाश। नाग पंचमी कह रहे हैं। नाग पंचमी के दिन किस महापुरुष का जन्म हुआ था हरियाणा में? ओणम भी, ओणम भाई, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ शाबाश, फिर बताऊंगा किसने सही उत्तर दिया है। इस त्योहार के ऊपर जो है श्रावण मास जो है, सामन आपे जिसकी कह दिया, हाँ, श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष है, चांदना जो है, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया जो है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को बोला जाओ है मधुसरवा। ये बताओ, सामन में चांदनी रात जो है उस टाइम पे तीज। ठीक है, तो मधुसरवा जो है वास्तविक नाम किसका है? तीज को बोला जाता है। और इस दिन जो है मधुसरवा अगर प्राचीन समय में जो है पार्वती को समर्पित है, यानी मां पार्वती की पूजा करने का काम किया जाओ है। सबसे पहले उत्तर किसने दिया है? रॉकी कश्यप नाम के एक यूजर हैं। रॉकी कश्यप जो है इस बंदे ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। रॉकी कश्यप, आप अपनी आइडेंटिटी बता के, आप अपनी पहचान बता के 90-500-900 के ऊपर आप मैसेज करना। आपको लीसो ऐप का कोई भी आप एक कोर्स जो है परचेज करना चाहे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रॉकी कश्यप आपको दिया जाएगा। पहचान आपने 90-500-900 के ऊपर आपने आपकी बतानी पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई फर्जीवाड़ा ना करियो। इस नंबर के ऊपर आप मेरे को मैसेज करिएगा और इस मैसेज करोगे तो आपको जो है लीसो ऐप के ऊपर कोई भी एक बैच जो है बिल्कुल फ्री के अंदर आपको मिल जाएगा। रॉकी कश्यप आपको मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा। तो मधुसरवा जो है पार्वती को पूजा जाता है। तीज का जो है वास्तविक नाम है। एक दो प्रश्न और पूछूंगा, जो पहले उत्तर देगा उसको भी लीसो की तरफ से एक बैच फ्री मिलेगा, लेकिन वो मैं अपने आप बता दूंगा। ठीक है, कब मिलेगा किसको। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित करने का काम किया गया है? बताइए शाबाश। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित करने का काम किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1954 के अंदर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा करने का काम किया गया था, लेकिन पहला पुरस्कार जो है 1955 के अंदर किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है, माखनलाल चतुर्वेदी को पहला पुरस्कार देने का काम किया गया था। भारत के संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के लिए जो है यह पुरस्कार 22 भाषाओं के अंदर देने का काम किया जाता है। और दो तीन चीज आपने ध्यान रखनी है। अभी इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी के लिए किस बंदे को दिया गया है? हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा जो है इनको सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। इंग्लिश के अंदर किसको दिया गया है? नमिता गोखले। नमिता गोखले को जो है इंग्लिश के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पंजाबी के अंदर किसको दिया गया है? तो पंजाबी के अंदर खालिद
खालिद हुसैन जो है, खालिद हुसैन को पंजाबी के अंदर जो है 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का काम किया गया है। एक और बता दीजिए मेरे को, अगर आपको याद है तो संस्कृत भाषा के अंदर जो है पुरस्कार किसको दिया गया है? हाँ सॉरी, 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है भाई। 22 तो संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा होगी, प्लस 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। वो भाषा कौन सी है? राजस्थानी और अंग्रेजी। तो राजस्थानी और अंग्रेजी 2 ये होगी। टोटल 24 भाषाओं के अंदर ये पुरस्कार दिया जाए। 22 तो मान्यता प्राप्त होगी, 2 राजस्थानी और अंग्रेजी दोनों संविधान के मान्यता प्राप्त सूची में नहीं है। तो टोटल 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, संस्कृत के लिए किसको दिया गया? फटाफट बताने का काम करिए। संस्कृत के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? बिंदेश्वरी प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक है, इनको दिया गया है। अब मनन नाम के यूजर कह रहे हैं 30 वाला प्रश्न मेरा सही था, इसलिए मैं प्रतियोगिता शुरू कौन कर दिया, क्योंकि इसमें फिर गड़बड़ हो है। मैंने तो भाई सारे बालक एक सार ना तो तारी शकल दिखती है कौन सन दिया है। मेरी जब नजर पड़ी तो रॉकी कश्यप के ऊपर नजर पड़ी थी सबसे पहले, ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो टोटल जो है कितने जो है 22 लेखक जो है 2200 को सम्मानित करने का काम किया गया है। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी नमिता गोखले, पंजाबी के लिए खालिद हुसैन और संस्कृत भाषा के लिए किसको पुरस्कार देने का काम किया गया? तो बिंदेश्वरी प्रसाद को देने का काम किया गया है। उसकी याद में आज भी हम जी रहे हैं। रहन दे, कौन बतांदा, काला भूडा मुंह करके आज जी कर दे। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से नशा मुक्त मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बताओ शाबाश। हरियाणा पुलिस अकादमी जो है मधुबन से जो है हरियाणा नशा मुक्त मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? फटाफट बताओ। प्रशांत कुमार अग्रवाल कह रहे हैं, बिल्कुल नजदीक, सही है। प्रशांत कुमार अग्रवाल वर्तमान समय में शायद हरियाणा के डीजीपी हैं। तो ये शुरुआत इस मिशन की किसके द्वारा करी गई है? हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है इसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आप मारे बिना स्वर्ग किसने देखा? हरियाणवी मुहावरे का अर्थ क्या है? खुद न, यानी खुद मारे बिना, आप मारे बिना स्वर्ग किसने देखा? भरथरी, बताओ शाबाश। बताओ शाबाश। दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, मरने के बाद सफलता मिलती है। झूठ बोलने वाला सफल है। ए राइट आंसर बिल्कुल सही है कि दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, खुद करके खाना पड़ेगा, जदे बात बनेगी। महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वलयाकार आभूषण कौन सा है? महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाला वलयाकार आभूषण कौन सा है? वलयाकार छल्ला टाइप होता होगा, बताओ शाबाश। वलयाकार आभूषण जिसके अंदर घुंघरू बजते हैं, घुंघरू, घुंघरुओं की छनक बहुत माड़ी हो, जिसका लायक जे नहीं। बताओ शाबाश। दस्तबंद कहां पहना जाता है? दस्तबंद, दस्तबंद बताओ शाबाश। सी बिल्कुल सही है, नेवरी। नेवरी 2 डाल की हो, छोटी बड़ी, कड़ा पैरी जाओ है नेवरी, बताइए शाबाश। नेवरी आभूषण कहां पहना जाता है? नेवरी है, नेवरी आभूषण आनंद बांगड़ सबसे पहले सही उत्तर दिया है। पांव के अंदर पहना जाओ, छोटी और बड़ी 2 है, एक तो छोटी नेवरी एक बड़ी नेवरी, ठीक है, 2 है। सार्वजनिक शौचालयों की दशा सुधारने के लिए राइट टू पी यह अभियान कौन से राज्य से शुरू करने का काम किया गया है? बताइए शाबाश। सार्वजनिक शौचालयों की दशा सुधारने के लिए राइट टू पी यह कहां से शुरू करने का काम किया गया है? अहमदाबाद, वाराणसी, नागपुर, दिल्ली। तो ये जो राइट टू पी जो है सार्वजनिक शौचालयों की दशा सुधारने का यह अभियान कहां से शुरू किया गया है? नागपुर के अंदर शुरू किया गया है।
अपना बिगजे गेंज कड़े भी सार्वजनिक शौचालय देख लियो, जो हरियाणा के गणे पाओगे नहीं, बंद क्वार्टर के पास निरी बीड़िया के डंडूक पाओगे, ये मराड़े पाओगे। तड़के खबरी वाली बात से तड़के बिना बीड़ी पिए तो प्रोग्राम में सेट को नहीं होता, इसे लोग हैं। जरा भी हरियाणा वाले बिगजेंगे नहीं, जरा भी, खास तौर पर ये इस साइड के उत्तर भारत के लोग बिगजेंगे। एक आईडी फैक्ट बताऊंगा, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, शायद नाइजीरिया देश है, कन्फर्म तो नहीं हूं मैं, नाइजीरिया होगा, वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है। मतलब अफ्रीका में इतना जनघनत्व, छोटा देश से करता है क्या, थोड़ा सा ज्यादा धन करके देखा नू वेरा पटिया उड़ा की अधिकतर जनसंख्या भारतीय है। जरा भी आप नाले जाओगे और अपना चमत्कार जरूर दिखाओगे, वो चमत्कार दिखा दिया, छोटा देश सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश बना दिया। कौन सा बकवास कराएंगे, साक्षी का नाम लेके क्यों करा है। तो नागपुर के अंदर सार्वजनिक शौचालय की दशा सुधारने के लिए काम किया गया है। हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। थोड़ा सा प्रश्न घुमा के दे रखा है, मैं नो पूछ रखा है कि नशीली दवाओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, या बात नो पूछ रखी है। तो याद रखना 26 जून को अंतरराष्ट्रीय जो है नशीली दवा और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जून को जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाओ, 26 जून को। अगला प्रश्न देखिए भाई, बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग के अंदर पहनती है। बिछुए, हाथ में, पैरों के उंगलियों में, कमर में या फिर नाक में। बिछुए नामक आभूषण बता खबरी, बिछुए, 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 ताप्ती, पाती, रमजोल, छैलकड़ी, कड़ी, ये तो लग गया वो अंदाजा। नेवरी, बिछुए के वो है वो कौन दे पैरम आंगलियम पैरा गोल गोल चांदी का छल्ला सा अगर छल्ली बोले अगर जनती चुटकी कह दे शायद अपनी देसी भाषा में। ठीक है, तो बिछुए जो है पैर की उंगलियों के अंदर पहना जाओ है। लगभग जितने भी पांव के आभूषण होंगे, एक चीज याद रख लियो, वो किस धातु के बने होंगे, तो पांव के आभूषण जो है वो चांदी के बने होंगे लगभग, यह चीज याद रख लियो। चुटकी होंगे, हाँ बिछुए, चुटकी बोल रहे हैं लुगाई। हाँ, इसी बोली बूथ सी पागल सी सुनार कर जाऊंगी, इसमें तोड़ के इसमें बनाए थे, नू बनाए थे, बटुआ मंगा लेंगी, फिर रहने दे कौन कंधा, फिर कौन कहता जी कास्टिज्म जाति की बात करो। 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाने का काम किया। डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान रिसर्च जो है, इसके अंदर 2022 के अंदर कौन सा स्थापना दिवस मनाने का काम किया है। एक राजा हुआ करते थे जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी सिंधिया जो है, जीवाजी सिंधिया वो शासक थे जिसने सबसे पहले 1947 के अंदर भारत में डीआरडीओ की स्थापना करने का काम किया था 5 करोड़ रुपए की लागत से। उस समय का भारत का वायसराय माउंट बेटन इसका उद्घाटन करने के लिए आया था, और ग्वालियर के अंदर जो है इसकी स्थापना करने का काम जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा किया गया था। बाद में जो है स्वतंत्र भारत का डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना करने का काम कब किया गया था, तो 1958 के अंदर करने का काम किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कड़ा है, दिल्ली के अंदर है। 2022 में से 58 घटाओगे 1958 तो कितना हो जाएगा, 64, 60, 66 या फिर 70। 1 जनवरी 1958, बताओ शाबाश। वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी, वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके क्या है प्रमुख, और जी सतीश रेड्डी को हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला आर्यभट्ट पुरस्कार 2020 था, फिर 2021 आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को दिया गया था। तो 64 साल हो चुके हैं डीआरडीओ को बने हुए। तो सबसे पहले नवाजे किस शासक ने शुरू करने का काम किया था, तो जीवाजी राव सिंधिया जो है, जीवाजी राव सिंधिया को इसको शुरू करने का काम किया गया था। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा शुरू करने का काम 1947 में किया गया था। 1958 के अंदर 1 जनवरी को दिल्ली के अंदर इसको केंद्र सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण करके शुरू किया गया था। वर्तमान में जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं, और जी सतीश रेड्डी जो है इनको हाल ही में 2021 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न और है, इस प्रश्न का उत्तर जो सबसे पहले देगा उसके लिए भी पेशकश है।
कि लीसो ऐप के अंदर आपका एक बैच जो है, जो आप मांगोगे वो बैच आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बोलो भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है? बोलो शाबाश। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भारत के कौन से शहर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया है? बोलो शाबाश। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भारत के कौन से शहर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया है? जो सबसे पहले उत्तर देगा उसको लीजो ऐप की तरफ से एक फ्री बैच आपको दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं स्क्रीन के ऊपर नजर है मेरी कि जो सही उत्तर देगा उसका नाम अनाउंस करूंगा। अब तक किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया है, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने सही उत्तर दिया है। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, अभी तक एक भी शख्स ने सही उत्तर नहीं दिया है। करनाल कह रहे हैं, हिसार कह रहे हैं, अभी तक सबका उत्तर गलत है। और वो शख्स है युद्धवीर यादव, दिल्ली के अंदर हुआ है। दिल्ली के अंदर युद्धवीर यादव ने सबसे पहले उत्तर दिया है। युद्धवीर यादव, युद्धवीर यादव, आप अपनी पहचान बता के 90-509 61-500 के ऊपर मेरे से संपर्क करेंगे, उसके बाद आपको एक बैच फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, याद रखना है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया है। और पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य, डेयरी और पशुपालन मंत्री हैं भारत के। इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर जो है भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने का काम किसके द्वारा किया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने दलहन और हरियाणा सरकार ने दलहन और तिलहन की फसल उगाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता उपज करवाने का काम किया है? भाई मैं फिर भी दोबारा चेक कर लूंगा, 9:15 हो गए। ठीक है, बताओ शाबाश। तो याद रखना बाजरा जो है, बाजरे की जगह के ऊपर कौन सी फसल जो है दलहन और तिलहन की फसल लगाओगा उसको हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करेगी? तो 4000 रुपए जो है हरियाणा सरकार जो है उसको देने का काम करेगी। ठीक है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का नाम क्या है? भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का नाम क्या है? फटाफट बताइएगा कमेंट करके। भारत की पहली स्वायत्त यानी खुद की नेविगेशन सुविधा जो है उसका नाम क्या है? फटाफट बताइए। हाँ, गूगल में पहुंच के गणे भगत तो नाविक गलत उत्तर है, स्वायत्त का जिक्र है। अरे मैं रामपाल महाराज को लगदन को आपके दर्शनों के सारे दुख दूर हो जाओ। बताओ शाबाश। बताइए उत्तर इसका। इनमें से कौन सा विश्व सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? बताओ शाबाश। कौन सा विश्व सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर, गोल्डन पांडा, गोल्डन ग्लोब या फिर गोल्डन पम्मस पुरस्कार? बताओ शाबाश। तिहान नाम है भाई उसका, तिहान। IIT हैदराबाद के द्वारा तैयार की गई है तिहान। भारत के जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा इसको तैयार किया गया है, हैदराबाद। ठीक है, बताओ भाई इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो याद रखना वो कौन सा है? गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण प्रश्न कौन सा है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, गोल्डन मैन पुरस्कार है एक पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, गोल्डमैन पुरस्कार, गोल्डमैन। और इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार गोल्डमैन जो इसको कहा जाता है। बियर पुरस्कार जो है याद रखना है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन बियर पुरस्कार जर्मनी एक देश है और जर्मनी का ये सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है गोल्डन बियर पुरस्कार। ठीक है,
सेंचुरियन यानी दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट में जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। बताओ शाबाश। सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका के अंदर टेस्ट में जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? तो भारत जो है सेंचुरियन के अंदर जो है टेस्ट में जीतने वाला प्रथम एशियाई देश बना था। हरियाणा के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण की 40 फीट से ज्यादा ऊंची विराट स्वरूप का लोकार्पण करने का काम किया गया है? एमएल खट्टर साथ में थे। हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय राम सुथार एक मूर्तिकार है, इनके द्वारा इस मूर्ति को बनाने का काम किया गया है, डिजाइन करने का काम किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने, याद होगा, अर्जुन को ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर वट वृक्ष के ऊपर गीता का उपदेश देने का काम किया था। उसी जगह के ऊपर जो है कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर जो है सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की 40 फीट ऊंची जो है विराट स्वरूप का लोकार्पण मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। इनमें से भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? सर्वोच्च सैनिक अलंकरण पूछ रहे क्या है? अशोक चक्र जो है भारत का, याद रखना। अशोक जो है वो बुद्ध को मानते थे, तो शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ठीक है। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? तो याद रखना अशोक चक्र है। कीर्ति भी शांति काल में दिया जाने वाला है। तो भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र है, जो युद्ध के दौरान वीरता प्राप्त करते हैं या फिर अधिकतर ये जो है मरणोपरांत इस पुरस्कार को दिया जाता है। सोनीपत जिले के एक व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह को दिया गया था। और पहला परमवीर चक्र किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र दिया गया था। इसके अलावा सोनीपत जिले के होशियार सिंह जो है इनको 15वां परमवीर चक्र देने का काम किया गया था, ठीक है। तो याद रखना परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? तो वो परमवीर चक्र है, ठीक है। 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। भारत रत्न पाने वाला खेलों में प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी भारत का वो खिलाड़ी कौन सा है जिसको जो है पहला जो है भारत रत्न दिया गया था? वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर सुनील गावस्कर। अब तक केवल एक ही खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया। साल 2013 के अंदर उस खिलाड़ी की उम्र मात्र 39 साल की थी और उस समय वैज्ञानिक सी एन राव और सचिन तेंदुलकर दोनों को यह पुरस्कार दिया गया था। एकमात्र एथलेटिक्स एकमात्र खिलाड़ी जिसको पुरस्कार दिया गया, सचिन तेंदुलकर को मात्र 39 साल की उम्र में भारत रत्न दिया गया था। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के थे। 2014 में नहीं दिया गया था, 13 में दिया गया था जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। तो याद रखना है ये वो शख्स थे, सचिन तेंदुलकर। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट अदालत कौन सी बनी है? बताइए शाबाश। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? चलो हुआ कर दो, जल्दी जल्दी बताओ कौन सी बनी है? उसके दिल के पन्नों पर मेरा दिल नहीं मिल रहा, इसकी राजनीति में बहुमत नहीं मिल रहा। उसके दिल के पन्नों पर मेरा दिल नहीं मिल रहा, इश्क की राजनीति में बहुमत नहीं मिल रहा। कोई करो ना उसके दिल को हैक ईवीएम की तरह, बाबा खान बंगाली का नंबर नहीं मिल रहा। वाह। केरला हाईकोर्ट है जो भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। पहली विधानसभा कोई आपसे पूछे तो शायद नागालैंड विधानसभा पेपरलेस बनी है। हरियाणा के किस जिले के गांव धारण में 10 से 12 मिनट पौधे लगाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड रेवाड़ी के अंदर महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है? गांधी बहुत महंगा था भाई, पहले भी महंगा था, अब भी महंगा है। बताओ शाबाश। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम है जूलियस नारे। जूलियस नायरे जो है तंजानिया के राष्ट्रपति थे। इनको पहला महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। 1995 के अंदर जो है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नारे को यह दिया गया था। अभी 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान जो है, शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार देने का काम किया है। शेख मुजीबुर रहमान, इनको पुरस्कार देने का काम किया है। 1995 में भारत सरकार के द्वारा नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे जब ये पुरस्कार शुरू किया गया था। और इसकी इनामी राशि, बिल्कुल सही उत्तर जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए इनामी राशि दी जाती है, ठीक है। तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ था, 1 करोड़ रुपए इनामी राशि है। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? जूलियस नारे तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और एक शायद शेख था कोई दुबई का कड़गा था, एक पुस्तक दिया था 2020 वाला। बिल्कुल डेली लाइव क्लास है, तरक्का फिर 8 बजे मिलांगे भाई।
भारतीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? बताइए शाबाश। भारतीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है इसके नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? सबसे पहले दो तीन चीज गंगा के बारे में जान लीजिए। गंगा जो है, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो साल 2008 के अंदर गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा बेसिन प्राधिकरण, गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2009 के अंदर किया गया था, 2009। नरेंद्र मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम का नाम क्या है? नमामि गंगे परियोजना। और नमामि गंगे परियोजना जो है ये मोदी सरकार ने 2014 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। और अभी जो है गंगा मिशन जो है, याद रखना, गंगा मिशन का अध्यक्ष, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, अशोक कुमार जो है, अशोक कुमार को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए शाबाश। राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 2011 के अंदर राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया था। गांगेय डॉल्फिन, गांगेय डॉल्फिन जो है, याद रखना, गांगेय डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो गंगा नदी में पाया जाता है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया था। और 5 अक्टूबर को भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता। भारत के पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है? हरियाणा के गुड़गांव से हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, जो वर्तमान समय में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने घोषणा करी कि 5 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने का काम किया है? हरियाणा प्रदेश का वो मंदिर कौन सा है जिसको क्या किया है? सरकार ने उसका अधिग्रहण करने का काम कर लिया। शीतला देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर तो असम के अंदर है, भीमेश्वरी देवी मंदिर, बेरी या फिर अंजना देवी मंदिर। बताइए शाबाश, कौन से मंदिर को सरकार ने अधिग्रहण करने का काम किया है? जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण, भीम का थोड़ा घमंड हो गया, बोले मैं हूं जो कुछ हूं। बोले एक काम कर, तारी जो विजय की देवी जो है उसने लिया खोब बिठा ले, ये माता तो रबिज्ञा बोले चालो न बोली चाल तो पढ़ूंगी मैं, लेकिन मेरी एक शर्त थकी, जड़ा मैं उतर गई कांदा पता है ओड़े रह जाऊंगी, फिर आगे कौन जाऊंगी। बोले तारों के अंथा पागल हो रही के राम क्या हो गया? यूरिन टेबल, यूरिन की वो लगी, जलाब लगी, पेशाब करने का जी कर गया। बेरी नामक जगह जो हो रहा है, बेरी का पेड़ के नीचे ये माता साइड में धर दिया अपना, मुतन भी गया भीम, तो फिर माता तो ओड़े कौए खड़ा हो गया, ओड़े समा गया। उसके बाद उसी स्थान के ऊपर जो है बेरी मंदिर है। सबसे पहले इस मंदिर का नाम आपको पता होगा, शिव भक्तिनी गांधारी ने सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और बेरी मंदिर को जो है, भीमेश्वरी बेरी मंदिर जो है, इस मंदिर को इसको अपने अधिग्रहण के अंदर लेने का काम कर लिया। भाई जिसने भी सीईटी का जो है, अभी सितंबर के महीने में सीईटी होगा, अगस्त में खूनी होगा, जिसने भी पढ़ना है सीईटी का, सीईटी 02 बैच है, 14 टीचर लाइव पढ़ा, हरियाणा के बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, 14 के 14 टीचर पढ़ा हुआ। काम क्या करना, लीसो ऐप डाउनलोड करना है। लीसो ऐप डाउनलोड करके सीईटी 02 बैच मिलेगा 249 रुपए में। आप जो है सीईटी 02 बैच जो है टोटली लाइव बैच है, जो लाइव नहीं देख सका उसको रिकॉर्डिंग भी देख सका। ठीक है, इसके अलावा जो कल आज मन्ना क्लास लिए 9 हरियाणा के 14 टीचर जो है वो भी प्रैक्टिस करवाओगे। एमसीक्यूज क्लास होगी, उसमें थ्योरी को नहीं होगा, हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस बैच के नाम से मिलेगा। ठीक है, और जो भी अपने बैच लेना है इस लीजो ऐप के ऊपर, जिस पोस्टर के ऊपर क्लिक करोगे उसे के ऊपर अपना बैच मिल जाएगा। हरियाणा में पहला अनाज बैंक जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? हिसार, पानीपत, सोनीपत, कैथल। तो प्रथम अनाज बैंक जो है, देखो अनाज का पहला एटीएम पूछ लिया तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? फरूख नगर, गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और अनाज बैंक है तो याद रखना हरियाणा का पहला अनाज बैंक जो है हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर खोलने का काम किया गया है। हरियाणा का पहला स्टील बैंक कड़ा खोला गया, फटाफट बताओ। हरियाणा का पहला वस्त्र बैंक कड़ा खोला गया। हरियाणा का पहला बुक बैंक अंबाला के अंदर, वस्त्र बैंक और स्टील बैंक फटाफट बताइए कड़ा खोला गया। ठीक है, तो अनाज बैंक कड़ा तो हरियाणा के पानीपत के अंदर जो हरियाणा का पहला अनाज बैंक खोलने का काम किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। अभी 3-4 बैच चल रहे हैं, साइंस स्पेशल बैच भी है, इंग्लिश स्पेशल है, कंप्यूटर स्पेशल है। कल पहले मिलेंगे 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक लाइव क्लास में। जाते जाते लाइक कर दीजिए इस क्लास को। अभी टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान चैनल है, उसके ऊपर जो है आपने अभी क्विज मिलेगी और इस क्लास की पूरी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाओगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भाई सीईटी का बैच जो सिर्फ 249 रुपए में, सीईटी 02 लीसो ऐप के ऊपर। ठीक है, आप सबने डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में जाके LISO। को दिक्कत हो तो 9699 70,000 पर कॉल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित अहलावत, विजय, चरण सिंह, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।